सुबह की गुनगुनी धूप खिड़की के कांच को पार करती हुई लिविंग रूम के साफ सुथरे फर्श पर बिखर रही थी। चाय की केतली से उठती हल्की भाप और नाश्ते की मेज पर सजे गर्मागर्म बंस माहौल को एक घरेलू सुकून दे रहे थे। लेकिन इस सुकून के पीछे एक अजीब सा अनकहा तनाव तैर रहा था। सिया की मां ने अचानक अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और बेहद संजीदगी से सिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक मां की जिद और थोड़ी शरारत साफ झलक रही थी। उन्होंने टेबल की दराज से एक कागज निकालते हुए कहा, तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो सिया। सिया ने चौंक कर हाथ में पकड़ा हुआ बंद वही रोक दिया और अचरज से उन्हें देखने लगी। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट मॉम? यह है कि तुम यह घर छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मां ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शर्त सामने रख दी। सिया ने असहज होकर अपनी नजरें चुरा ली और पास खड़े गौरव की तरफ मदद के लिए देखा। गौरव ने सिया की मां के इस बर्ताव पर गहरी सांस छोड़ी और जूते के फीते बांधते हुए ऐसे बन गया जैसे वो कुछ सुना ही ना हो। अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बहुत सोचती हो तुम। मां हंस पड़ी और अपनी बात पर अड़ी रही। सिया पिछले 2 दिनों से अपनी मां के अचानक यहां रुक जाने के कारण थोड़ी परेशान हो चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, मॉम, वैसे आप घर कब वापस जाने वाली है? आपने तो कहा था सिर्फ 1 रात की बात है, अब तो 2 दिन हो गए। मां ने बनावटी नाराजगी दिखाई और गौरव की तरफ मुड़कर शिकायत करने लगी। ठीक है, मुझे सब समझ आता है। देखो गौरव, तुमने तो मुझे कभी जाने के लिए नहीं कहा, मगर ये तुम्हारी सिया तो बार बार मुझे भगाने पर तुली है। मैंने सही कहा ना गौरव? गौरव ने बस धीमे से अपनी गर्दन हिलाई और नाश्ते की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुके थे। दरवाजे पर खड़ी मां ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, अरे, तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे अपनी थीसिस डिस्कस करने के लिए प्रोफेसर से मिलने कॉलेज जाना है, गौरव ने अपना बैग संभालते हुए कहा। और मुझे भी कॉलेज का कुछ काम है, सिया ने तुरंत जोड़ा। मां के चेहरे पर एक गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। अच्छा, तो क्या तुम दोनों साथ में जा रहे हो? इस सवाल पर गौरव और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे बिना कुछ बोले बस चुपचाप बाहर निकल गए। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से चल रहा था। सिया जैसे ही लड़कियों के हॉस्टल के कमरे में पहुंची, वहां एक अलग ही हड़कंप मचा हुआ था। बिजली की चेकिंग करने वाले स्टाफ के आने की खबर से पूरा कमरा अस्त-व्यस्त था। हॉस्टल की एक लड़की हांफते हुए अंदर घुसी और चिल्लाई, हाई पावर कंजम्पशन चेक करने के लिए आज स्टाफ आने वाले हैं। जल्दी करो, उस हीटर को वैसे ही छुपाओ जैसे पिछली बार छुपाया था। लेकिन कॉरिडोर के आखिर में हमारा कमरा बहुत छोटा है, इस बार हम पक्का पकड़े जाएंगे। दूसरी लड़की घबराकर अपना सामान इधर उधर फेंकने लगी। सिया ने कमरे की हालत देखी और तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया। एक काम करते हैं, इसे गंदे कपड़ों वाली टोकरी के बिल्कुल नीचे छुपा देते हैं, वहां कोई नहीं देखेगा। लेकिन बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने हीटर छुपाया, वार्डन मैम बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हो गई। उनकी पैनी नजरें सीधे गंदे कपड़ों की टोकरी पर गई। उन्होंने आगे बढ़कर टोकरी को खंगाला और हीटर को बाहर निकाल लिया। वार्डन ने सख्त लहजे में डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें इतनी भूख लगी है कि तुम लोग इस हीटर पर सॉक्स पका रहे हो? जाओ और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही इस हॉस्टल में पैर रखना। वार्डन की इस कड़क आवाज के सामने सारी लड़कियां सिर झुकाए खड़ी रह गई। इसी खलबली के बीच सिया का पुराना दोस्त फराज कॉलेज कैंपस के मुख्य रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर सिया की मां पर पड़ी, जो अपना सामान लेकर खड़ी थी। वो मुस्कुराता हुआ उनके पास गया। आंटी कैसी है आप? मां ने धूप से आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा और थोड़ा पीछे हटकर बोली, देखो बेटा, मुझे कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट या दवाइयां खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम आगे बढ़ो। अरे नहीं आंटी, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, मैं सिया का दोस्त हूं, फराज। क्या आपने मुझे वाकई नहीं पहचाना? फराज ने थोड़ा हैरान होते हुए याद दिलाया। ये नाम सुनते ही मां के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनकी आंखों के सामने सालों पुराना वो मंजर घूम गया जब सिया स्कूल में थी। बाद में जब मां और सिया स्टेशन जाने से पहले कुछ पलों के लिए अकेले मिले, तो मां की आवाज में एक भारीपन था। उन्होंने सिया का हाथ थामकर कहा, सिया, जब तुम बच्ची थी तब तुम अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार थी। तुम छोटी छोटी बातों पर कभी नहीं रोती थी, लेकिन उस वक्त फराज के लिए तुम पूरी पूरी रात अपने कमरे में रोई थी। तुम्हारी पूरी डायरी उसके नाम से भरी पड़ी थी। तुम्हारे डैड और मैं पूरी रात सो नहीं पाए थे। हम बहुत डर गए थे कि कहीं हमारा बच्चा इस दर्द में टूट न जाए। हमारी जिंदगी की सिर्फ यही एक ख्वाहिश है कि तुम जिसके साथ भी रहो, बस हमेशा खुश रहो। मां की बातें सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसकर अपनी मां को गले लगा लिया।
मां ने चलते चलते एक बार फिर अपनी वही पुरानी जिद सामने रख दी और सिया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत करवा ही लिए कि वह गौरव का अपार्टमेंट छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। सिया ने उस वक्त मां का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर साइन तो कर दिए, लेकिन जैसे ही मां की गाड़ी आंखों से ओझल हुई, सिया वापस अपार्टमेंट पहुंची। उसने अपना सारा सामान समेटा और चुपचाप वापस कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, क्योंकि वह किसी भी हाल में गौरव पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहती थी। हॉस्टल वापस आने के बाद सिया की जिंदगी और उलझ गई। उसे फाइनेंस की अपनी इंटर्नशिप में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिल हमेशा से एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन की दुनिया में धड़कता था। एक दोपहर उसने अपनी सारी घबराहट को पीछे छोड़ा और अपनी सख्त बॉस सिजिकिंग के केबिन का दरवाजा खटखटाया। कम इन, अंदर से आवाज आई। सिया ने अंदर कदम रखा और सीधे अपनी फाइल टेबल पर रख दी। मैम, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। मैं इस नौकरी से रिजाइन करना चाहती हूं। बॉस ने चौंक कर अपने चश्मे के ऊपर से उसे देखा। रिजाइन? लेकिन तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो सिया। मैं तो तुम्हें इस कंपनी में परमानेंट पोजीशन देने के बारे में सोच रही थी। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, लेकिन फाइनेंस से ज्यादा एडवर्टाइजिंग मेरे पर्सनल चॉइस है। यह मेरा एक सपना है और मैं इसे जीना चाहती हूं। सिया की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसकी बॉस ने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी, मुस्कुराई और उसे उसके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देकर विदा किया। दूसरी तरफ उस बड़े से अपार्टमेंट के लिविंग रूम में अब सिया की चहचहाहट नहीं थी, जिससे गौरव का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसने अपनी लैब का सारा काम, अपनी सारी वैज्ञानिक रिसर्च समय से बहुत पहले ही खत्म कर ली थी, जिससे उसके खुद के प्रोफेसर जियांग भी हैरान थे। गौरव का दिमाग भले ही साइंस के फॉर्मूलों में उलझा रहता था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ गए थे। वो बस एक बार सिया को देखना चाहता था। वो कई घंटों तक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक पेड़ के पास चुपचाप खड़ा रहा। उसकी इस अजीब हरकत पर वहां की एक महिला सुरक्षाकर्मी की नजर पड़ गई। उसने आगे बढ़कर गौरव का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाई, एक मिनट रुको, मैंने एक सेल्समैन को पकड़ा है जो लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काट रहा है। मैंने कहा ना, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं। गौरव ने अपनी आदत के मुताबिक बेहद शांत लेकिन चिढ़े हुए लहजे में कहा। तभी वहां से प्रोफेसर जियांग की पत्नी गुजरी। उन्होंने गौरव को इस हालत में देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ये कोई सेल्समैन नहीं है, ये तो हमारे प्रोफेसर का सबसे होनहार स्टूडेंट है, एक नंबर का किताबी कीड़ा। उसी वक्त सिया भी किसी काम से हॉस्टल की लॉबी में आई और गौरव को वहां देखकर उसके होश उड़ गए। गौरव, तुम यहां इस वक्त क्या कर रहे हो? गौरव ने अपनी शर्ट को ठीक किया, नजरें चुराई और हमेशा की तरह एक सपाट सा बहाना बनाया। मैं दरअसल रास्ता खो गया हूं। इस सिया एरिया में काफी समय बाद आया हूं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। सिया उसकी इस मासूम सी चोरी पर मन ही मन मुस्कुरा उठी। अच्छा जी, रास्ता खो गए हो? चलो, वैसे भी मैं एक नया इंटरव्यू देने जा रही हूं। गौरव बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल दिया, मानो उसे अपनी खोई हुई मंजिल मिल गई हो। सिया का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और जब वो बाहर आई तो गौरव अभी भी वही दीवार से टिककर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। गौरव जानता था कि हॉस्टल के कड़े नियमों और लेट आने की वजह से वार्डन सिया को परेशान कर रही है। उसने सिया को वापस अपने घर बुलाने के लिए एक तरकीब सोची। अगली शाम जब सिया अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में बैठी थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर गौरव का नाम था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से गौरव की घबराई हुई आवाज आई। हेलो सिया, तुम अभी के अभी इसी वक्त घर वापस आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सिया ने फिक्रमंद होकर पूछा। तुम्हारी मॉम वो वापस आ रही है और सीधे अपार्टमेंट पहुंच रही है। गौरव ने अपना पहला झूठ बोला। ये सुनते ही सिया के पैर तले जमीन खिसक गई। अगर मां को पता चला कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद हॉस्टल का रुख कर लिया है तो वह बहुत नाराज होंगी। सिया ने बिना वक्त गंवाए अपनी रूममेट वांगशा का हाथ पकड़ा और दोनों हाफते हुए गौरव के अपार्टमेंट की तरफ भागी। जब उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई तो अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गई। घर की लाइटें मध्यम थी, कोई मां वहां नहीं थी, बल्कि बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक चल रहा था। मेरी मॉम कहाँ है गौरव? सिया ने अपनी सांसें संभालते हुए पूछा। गौरव ने सोफे पर बैठते हुए बेहद शांति से जवाब दिया। उन्होंने ऐन वक्त पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। क्या? सिया अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि तभी दरवाजे के पीछे से उनके कॉलेज के बाकी दोस्त, जिनमें फराज भी शामिल था, बियर की कैन और चिप्स के पैकेट लेकर अंदर घुस आए। फराज ने चिल्लाकर कहा, सरप्राइज! सिया ने अपनी थीसिस का पहला ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है।
इसी बात पर आज पार्टी तो बनती है। कुछ ही देर में पूरा लिविंग रूम दोस्तों के ठहाकों से गूंज उठा। सबने मिलकर टीवी पर एक हॉरर फिल्म लगा ली और सोफे पर बैठ गए। कमरे में अंधेरा था, टीवी की रोशनी सबके चेहरों पर पड़ रही थी, लेकिन इस महफिल में एक अलग ही किस्म की जलन और तनाव धीरे धीरे पैर पसार रहा था। फराज का ध्यान फिल्म के डरावने दृश्यों पर कम और सिया तथा गौरव की आपसी नजदीकियों पर ज्यादा था। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि सिया ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। फिल्म के एक बेहद शांत सीन के दौरान फराज ने बियर की कैन को टेबल पर जोर से पटका और सीधे सिया की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों को साथ रहने के लिए तुम्हारी मॉम ने कहा था, है ना? तुमने ये इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, सिया? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। गौरव ने तिरछी नजरों से फराज को देखा। सिया ने अपनी नजरें फराज की आंखों में डाली। उसकी आवाज में अब वो पुराना संकोच या फराज के लिए पुराना दर्द नहीं था, बल्कि एक गजब की स्पष्टता थी। उसने ठहर कर कहा, मैं तुम्हें ये बात क्यों बताती फराज? तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं हो। इन चंद शब्दों ने फराज के बचे खुचे हौसले को भी तोड़ दिया। खुद को संभाल ना पाने के कारण उसने गुस्से और हताशा में बियर की कई और कैन एक के बाद एक खाली कर दी। कुछ ही मिनटों में उसका सिर घूमने लगा और वो लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिर पड़ा। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, कहते हुए वह बेहोश सा होने लगा। बाकी दोस्त घबराकर उसे संभालने के लिए पानी और तौलिया लेने दौड़े। रात के आखिरी पहर में जब सारे दोस्त फराज को लेकर चले गए तो उस बड़े से अपार्टमेंट में एक बार फिर वही पुरानी खामोशी लौट आई। लेकिन इस बार ये खामोशी अजनबी या पराई नहीं थी। सिया ने लिविंग रूम को समेटते हुए गौरव की तरफ देखा, जिसने आज पहली बार उसके लिए झूठ बोला था। दोनों के चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान थी। वे जानते थे कि हालात बदल चुके थे और इस नए सफर की शुरुआत अब हो चुकी थी। रात का सन्नाटा कमरे में पसरा हुआ था और हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। शिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका रूममेट गौरव हमेशा की तरह अपनी ही धुन में खोया हुआ था, मानो आसपास की दुनिया से उसका कोई वास्ता ही ना हो। कमरे की बिखरी हुई चीजें और वॉश बेसिन का रुका हुआ पानी उनकी इस उलझन को और बढ़ा रहा था। शिया ने जब इसकी शिकायत की तो गौरव ने बहुत ही शांत और वैज्ञानिक अंदाज में उसे पानी के बहाव का गणित समझाना शुरू कर दिया। उसकी इस बेरुखी ने शिया को और चिढ़ा दिया। वह इस घर को छोड़कर हॉस्टल वापस जाना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल की सख्त चेकिंग और मां द्वारा दिया गया एडवांस रेंट उसे यहां रुकने पर मजबूर कर रहा था। गौरव ने भी बहुत ही दार्शनिक अंदाज में उसे समझाया कि यहां से उसकी कंपनी नजदीक है और उसका रुकना ही बेहतर होगा। इस बहस के बीच दोनों के दिलों में एक अनकहा खिंचाव था, जिसे दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। अगले दिन घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों बाजार की तरफ निकले। सुपरमार्केट की चहल पहल के बीच नूडल्स और अंडों की खरीदारी करते हुए उनके बीच की कड़वाहट थोड़ी कम होती दिखी। तभी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉल पर उनकी नजर एक होम क्लीनिंग रोबोट पर पड़ी। दुकानदार महिला ने उन दोनों को साथ देखकर तुरंत मान लिया कि वे एक बेहद प्यारे कपल है। उसने रोबोट की खूबियां गिनाते हुए कहा कि ये मशीन उनके घर के सारे काम संभाल लेगी और उनके पास एक दूसरे के लिए बहुत वक्त बचेगा। शिया ने झेंपते हुए तुरंत सफाई दी कि वे कपल नहीं है, लेकिन गौरव चुपचाप मुस्कुराता रहा और आखिरकार उसने वह रोबोट खरीद ही लिया। बिलिंग काउंटर पर मुफ्त मिलने वाले डैग के लिए एक च्यूइंग गम का डिब्बा भी उनके थैले में आ गया। मैं उनके बीच एक अजीब सी गलतफहमी और हंसी का कारण बनने वाला था। घर लौटने पर जब शिया ने उस थैले को खोला तो उसमें च्यूइंग गम के बजाय कुछ और ही निकला, जिसे देखकर दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उस अजीब स्थिति को संभालने के लिए दोनों ने बात बदलने की कोशिश की। इसी बीच शिया के फोन की घंटी बजी। फोन स्क्रीन पर ओरी एडवर्टाइजिंग का नाम चमक रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आई आवाज ने उसकी दुनिया बदल दी। उसका चयन इंटर्नशिप के लिए हो चुका था। वो खुशी से झूम उठी और अपनी सहेलियों को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ी। उसकी सहेलियां भी उसकी इस कामयाबी पर बेहद खुश थी और इसी खुशी का जश्न मनाने के लिए सबने मिलकर वीकेंड पर समुद्र किनारे यानी बीच पर कैंपिंग करने का एक बड़ा प्लान बना डाला। सफर लंबा था, लेकिन दोस्तों की मस्ती ने रास्ते को छोटा कर दिया। जब वे सब समुद्र के किनारे पहुंचे तो ठंडी हवाओं और लहरों के शोर में सबका स्वागत किया। रेत पर टेंट लगाने की जद्दोजहद शुरू हुई। लड़के टेंट लगाने में उलझे थे और लड़कियां अपनी ही दुनिया में मस्त थी। शिया और गौरव जब थोड़े अकेले हुए तो दोनों ने मिलकर पतंग उड़ाने का फैसला किया। शिया को पतंग उड़ाना नहीं आता था, तो गौरव ने बहुत ही नरमी से उसका हाथ थामकर उसे पतंग की डोर को ढीला छोड़ना और खींचना सिखाया।
हवा के झोंकों के साथ जब पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी तो शिया के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान तैर गई। वह उसे दूर जाते देख कह उठी कि कुछ लोग पतंग की तरह होते हैं, जो एक बार हाथ से छूट जाए तो कभी वापस मुड़कर नहीं देखते। शाम ढलने लगी थी और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो चला था। शिया ने रेत पर चलते हुए एक खूबसूरत शंख उठाया और उसे अपने कान से लगा लिया। उसने बड़े उत्साह से गौरव से कहा कि इस शंख के भीतर से समुद्र की जादुई लहरों की आवाज आ रही है। उसकी इस बचकानी बात पर गौरव ने फिर से अपना वैज्ञानिक चश्मा पहन लिया। उसने बहुत ही प्यार से उसे समझाया कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि उसके अपने दिमाग में दौड़ने वाले खून और हवा की गूंज है, जो रेजोनेंस के सिद्धांत के कारण शंख के भीतर टकराकर ऐसी सुनाई देती है। शिया ने चिढ़कर शंख हटा दिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर गौरव की इस बुद्धिमानी पर फिदा हो रही थी। ढलते सूरज की आखिरी किरणों के बीच समुद्र की लहरों के किनारे चलते हुए उन दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनके बीच का यह रिश्ता अब महज एक रूममेट होने से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। ठंडी हवाएं समंदर की लहरों को किनारे से टकरा रही थीं और बीच ट्रिप खत्म होने को थी, लेकिन कुछ लड़कों के दिलों की हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। गौरव ने मौका पाकर फराज को अकेले में बुलाया और बिना किसी भूमिका के सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि सिया के लिए तुम्हारी असल में क्या फीलिंग्स है, तुम्हें आखिर उससे क्या लेना देना है। फराज ने पहले तो अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन गौरव के चेहरे की सख्ती देखकर उसने थोड़ा संभलते हुए कहा कि पर वो मेरे लिए बहुत खास है। गौरव का चेहरा और कड़ा हो गया, क्योंकि वो फराज के लापरवाह रवैये को अच्छे से जानता था। उसने बेहद गंभीर लहजे में चेतावनी दी कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारे बहकावे में आ जाए। तुम बेवजह उसके और मेरे बीच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर रहे हो। तभी बाकी दोस्तों के आ जाने से वहां का माहौल थोड़ा हल्का हुआ। कैंप साइट पर सब लोग एक साथ बैठे तो बातों बातों में बिल्लियों का जिक्र छिड़ गया। सिया ने मुस्कुराते हुए अपनी बिल्ली का एक किस्सा सुनाया कि मेरे पास एक कैट थी जिसे कॉकरोच बहुत पसंद थे। एक दिन मैं सोकर उठी तो देखा कि उसने मेरे सामने 10 कॉकरोच लाकर रख दिए हैं और बड़ी ही प्राउडली वहां से निकल गई। उसकी बात सुनकर फराज हंस पड़ा और चहकते हुए बोला कि अरे, मेरी बिल्ली भी रोज एक मरा हुआ चूहा लाया करती थी, ये तो बिल्कुल सेम है। दोनों को इस तरह हंसते खिलखिलाते देखकर गौरव चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर ईर्ष्या और नापसंदगी के भाव साफ पढ़े जा सकते थे। कुछ ही देर बाद जब सब लोग मिलकर खाना पकाने की तैयारी करने लगे तो जल्दबाजी में गौरव का हाथ एक बेहद गर्म बर्तन से छू गया। सिया ने उसे देखते ही घबराकर पूछा कि आर यू ओके, जिसके जवाब में गौरव ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा कि मैं ठीक हूं, ठंडे पानी से धोकर आता हूं। वो वहां से उठकर टेंट के पास चला गया। सिया से रहा नहीं गया और वो तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पीछे पीछे आ गई। उसने गौरव का हाथ बड़े सलीके से अपने हाथों में लिया और घाव को देखते हुए चिंता से कहा कि तुम्हें चोट को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, यहां छाला पड़ गया है, कहीं ये बड़ा ना हो जाए, और अगर बड़ा हो गया तो इसे फोड़ना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं इसे साफ कर देती हूं। गौरव बिना कुछ बोले बस एकटक उसकी परवाह को देखता रहा। रात और गहरी हो गई तो सिया को तेज भूख महसूस होने लगी। वो टेंट से बाहर आकर बैठ गई जहां गौरव पहले से मौजूद था। उसने सिया को खाली हाथ बैठे देख पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तो सिया ने धीरे से हामी भरी कि हाँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना बचा है क्या? गौरव ने पूछते हुए कहा कि चलो तुम्हारे लिए खाना ढूंढते हैं। दोनों समंदर के किनारे पानी के पास गए और गौरव ने अपनी वैज्ञानिक सूझबूझ से पानी में हाथ डालकर एक जिन दा और बड़ा सा झींगा पकड़ लिया। सिया खुशी से चहक उठी कि माय गुडनेस, तुमने इसे पकड़ लिया, ये तो अभी भी जिंदा है। उसने आगे कहा कि हमारे पास थोड़ा नमक होता तो कितना मजा आ जाता। ये सुनते ही गौरव ने समंदर का पानी उठाकर उस पर छिड़कना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सिया चौंक कर चिल्लाई कि पागल हो गए हो क्या, इसे खा थोड़ी सकते हैं। गौरव के अंदर का साइंटिस्ट तुरंत जाग उठा और उसने ज्ञान छाड़ते हुए कहा कि सी वाटर में 3.5% सॉल्ट होता है, जिसका मतलब है कि 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम सॉल्ट। और वैसे भी इस ओपन फायर का टेम्परेचर 700 डिग्री होता है, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। सिया ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा कि थैंक्स टू अ साइंटिस्ट लाइक यू। जब झींगा अच्छी तरह पक गया तो गौरव ने उसे सिया की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जब सिया ने उससे भी खाने को कहा तो उसने मुंह सिकोड़ते हुए मना कर दिया कि मुझे एलर्जी है और वैसे भी ये मुझे एक बड़े कॉकरोच की तरह दिखता है। अगले दिन सुबह सभी लोग वापस शहर की तरफ रवाना हो गए।
वापसी के सफर में गाड़ी चलाते समय रास्ते के नेविगेशन को लेकर गौरव और सिया के बीच थोड़ी नोक-झोंक भी हुई, लेकिन आखिरकार सब अपने ठिकानों पर पहुंच गए। सिया के लिए यह दिन बेहद खास था, क्योंकि वो एक बड़ी विज्ञापन कंपनी के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में बतौर इंटर्न अपनी नई नौकरी की शुरुआत करने जा रही थी। वो अपनी डेस्क पर आकर बैठी ही थी कि डायरेक्टर शाशा ने अंदर आकर टीम से एक नए कलीग का परिचय कराया। जैसे ही सिया ने मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि फराज खड़ा था, जो उसी के डिपार्टमेंट में नए इंटर्न के तौर पर आया था। फराज ने उसे देखकर एक सयानी मुस्कान दी, जबकि सिया आने वाली उलझनों को सोचकर परेशान हो उठी। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट की लैब में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। प्रोफेसर जियांग अपनी लैब को नए कैंपस में शिफ्ट कर रहे थे और उन्होंने सीनियर स्टूडेंट जो लिन को एक बेहद जटिल और लंबी कैलकुलेशन की शीट थमाते हुए कड़े लहजे में कहा था कि कल सुबह तक मुझे ये काम पूरा चाहिए और इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। जो लिन इस काम के बोझ और तनाव से रोने जैसी हो गई थी, क्योंकि एक रात में इसे पूरा करना नामुमकिन था। गौरव ने उसकी ये हालत देखी तो वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी नींद की परवाह किए बिना पूरी रात जागकर उस मुश्किल डेटा को सॉल्व करने में जुट गया। अगली सुबह जब प्रोफेसर लैब में आए और जो लिन ने तैयार शीट उनके हाथ में दी, तो प्रोफेसर दंग रह गए कि ये इम्पॉसिबल काम तुमने एक रात में कैसे कर लिया। तभी वहां मौजूद एक दूसरे सीनियर स्टूडेंट जाओली ने जलन में चिल्लाकर कहा कि प्रोफेसर, ये सरासर झूठ बोल रही है। कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक रात में इतनी कठिन कैलकुलेशन बना ही नहीं सकता। ये डेटा नकली है। गौरव, जो रात भर जागने की वजह से बुरी तरह थक चुका था, अपनी सीट से खड़ा हुआ और बेहद शांत व गंभीर आवाज में बोला कि डेटा एकदम सही है प्रोफेसर, और इसमें से कुछ काम मैंने किया है। पूरी लैब में सन्नाटा पसर गया और जाओली ने गुस्से में तमतमाते हुए चुनौती दी कि अगर ऐसा है तो ये मेरे सामने इसे दोबारा बनाकर दिखाए। गौरव ने बिना किसी डर के सीधे प्रोफेसर से कहा कि प्रोफेसर, क्या अब जो लिन एक्सपेरिमेंट में शामिल हो सकती है? आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए था, जो मिल गया। फिर उसने जाओली की तरफ देखा और कहा कि अब मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं जा सकता हूं? उसी शाम को शहर के एक महंगे मिशलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट में फराज अपने पिता से मिलने पहुंचा था, जहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था, क्योंकि उसके पिता के साथ उनकी एक बहुत ही कम उम्र की महिला असिस्टेंट भी बैठी हुई थी। फराज को यह सब देखकर बेहद बुरा लगा और उसने तीखे लहजे में पूछा कि मॉम कहां है और आप इनके साथ यहां क्या कर रहे हैं? उसके पिता ने अपने रुतबे के घमंड में डांटते हुए कहा कि तमीज से बात करो, ये एक बिजनेस मीटिंग है। बात बढ़ते बढ़ते पारिवारिक कड़वाहट तक पहुंच गई और उसके पिता ने फराज को नीचा दिखाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में यही सीख रहे हो तुम, बेकार के सपने मत देखो। आखिरकार तुम अपनी मां जैसे ही एहसान फरामोश हो, जो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। फराज की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं और उसने चिल्लाकर कहा कि वो इसलिए गई थी क्योंकि आप उन्हें हमेशा परेशान करते थे। उसके पिता ने जोर से हंसते हुए कहा कि उसे सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था, और याद रखना फराज, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इस दुनिया में कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा, कोई तुम्हारी केयर नहीं करेगा। फराज अपने आंसुओं और गुस्से को अंदर ही अंदर घोंटते हुए बिना खाना खाए वहां से उठकर चला गया। रात के करीब 12 बज रहे थे और सिया अपने अपार्टमेंट के सोफे पर बैठी बेचैनी से गौरव का इंतजार कर रही थी। जब गौरव थकान से चूर होकर घर लौटा तो सिया ने थोड़े हक के साथ शिकायत की कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं? ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना? गौरव ने अपनी जैकेट उतारते हुए थकी हुई आवाज में कहा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बता दूंगा। सिया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने बताया कि उसकी मॉम ने गांव से कुछ स्वादिष्ट पका हुआ मीट भेजा है, जो फ्रिज में रखा है, वह उसे खा ले। इसके बाद दोनों सोफे पर एक साथ बैठकर टीवी पर एक हॉरर फिल्म देखने लगे। सिया डर के मारे बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन फिर भी उचक उचक कर स्क्रीन को देखती। गौरव ने उसे इस तरह डरते देख टोकते हुए पूछा कि जब तुम्हें डर लगता है तो तुम देखती क्यों हो? जिस पर सिया ने भी तुनक कर जवाब दिया कि तो जब तुम्हें डर लगता है तो तुम क्यों देखते हो? दोनों इसी तरह आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। खट 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 की उस डरावनी आवाज से सिया डर के मारे सोफे पर उछल पड़ी और घबराहट में खुद को बचाने के लिए रसोई से एक चाकू उठाने दौड़ी। गौरव ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका और उसके हाथ से चाकू लेते हुए बेहद सुरक्षात्मक लहजे में कहा कि रात में लड़कियों को डोर नहीं खोलना चाहिए, तुम यही बैठो, मैं देखता हूं। गौरव ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, दोनों की सांसें थमी हुई थी।
गौरव ने जैसे ही धीरे से दरवाजा खोला, सामने फराज खड़ा था। वह बेहद बदहवास, थका हुआ और नशे में चूर लग रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर कोई भी चौंक जाता। फराज ने गौरव की बात पर ध्यान न देते हुए अंदर झांका और लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं सिया से मिलने आया हूं। सिया तुरंत दरवाजे के पास आई। फराज के चेहरे पर लगी चोट को देखकर उसके मुंह से निकला, तुम ठीक तो हो ना? फराज ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गौरव दोनों को अकेला छोड़ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका ध्यान बाहर ही लगा था। फराज ने सिया का हाथ थाम लिया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, सिया मुझे जाने दो प्लीज, गिव मी वन मोर चांस, प्लीज सिया, लिसन टू मी। सिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और तंग आकर कहा, क्या कर रहे हो तुम? टेक योर टाइम, करो जो कर रही हो, मैं जा रही हूं। जब फराज थोड़ा शांत हुआ तो सिया ने राहत की सांस ली। गौरव कमरे से बाहर आया और उसने सीधे शब्दों में पूछा, वो तुमसे मिलने क्यों आया था? तुम सीधे पॉइंट पर ही आ गए, वो तुमसे मिलने क्यों आया था? सिया ने बात घुमाते हुए कहा, गौरव पहले तो तुम किसी के मामले में पड़ते नहीं थे। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है? तो उन्होंने पैसे दिए हैं क्या? गौरव ने सपाट लहजे में जवाब दिया, हाँ, रेंट के। फिर उसने पूछा, तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे? सिया ने थकी हुई आवाज में कहा, उसने मुझसे कन्फेस किया। गौरव ने पूछा, फिर क्या हुआ? सिया बोली, फिर हमारे बीच लड़ाई हुई। मैं सोने जा रही हूं। गौरव ने उसकी हालत देखकर पूछा, उसने तुम्हें मारा क्या? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे मारा। गौरव ने हैरान होकर पूछा, रियली? सिया ने कहा, रियली, लेकिन तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी उसने जबरदस्ती की। गौरव के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया? मैं सोने जा रहा हूं। वो बुदबुदाया, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये अगले दिन फराज का फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। मोंगशान उसे ढूंढते हुए आई। जब फराज मिला तो उसने चिंता से कहा, फराज तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। CET4 का रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या हो गया तुम्हें? मेरे साथ आओ। उसने फराज के जख्मों पर दवा लगाते हुए कहा, मैंने हाल में ही तुम्हें मेडिसिन लगाई थी ना? फराज ने उदास होकर कहा, मैं सिया के सामने कन्फेस करने गया था, पर उसने मेरी नहीं सुनी। मोंगशान ने कहा, यह तो होना ही था। उसने तुम्हें मारा को? फराज ने सच बताया, उसने नहीं, मेरे डैड ने मुझे मारा। मोंगशान चौंक गई, डैड ने? फराज ने खुद को संभालते हुए कहा, इट्स ऑल राइट, जब मैं छोटा था तब भी वो मुझे मारा करते थे, इसलिए ज्यादा दुख नहीं हुआ। शायद मैं बचपन से ही गुस्सैल रहा हूं। अब तो सिया भी मुझे पसंद नहीं करती। मोंगशान ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कह दी। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूं तो तुम मुझे अपने साथ रहने का एक चांस दो। मैं जानती हूं तुम अभी भी सिया को लाइक करते हो। मैं वेट करूंगी। फराज ने उसे रोकना चाहा, प्लीज डोंट। मोंगशान ने कहा, यही मेरा डिसीजन है। फराज ने अपनी कमजोरी स्वीकार करते हुए कहा, मोंगशान, माना कि मैं टॉल और स्ट्रांग हूं, पर अंदर से मैं डरपोक हूं। जब मेरे सामने कोई मुश्किल आती है तो मैं उससे दूर भागता हूं। मैं नहीं जानता गर्ल्स को नो कैसे कहते हैं। हर कोई सोचता था कि मैं फिकल था। मुझे तो यह भी नहीं पता कि सिया के साथ मेरा क्या रिलेशन है। आई डोंट डिजर्व यू। मोंगशान ने उसे ढांढस बंधाया, मेरा अपना पॉइंट ऑफ विजन है फराज। तुम डरपोक नहीं हो। तुमने मुझे उस दिन स्टॉल के पास बचाया था। और तुम इम्पेशेंट भी नहीं हो। जहां तक मैं जानती थी, तुम सिर्फ और सिर्फ सिया से प्यार करते थे। और फिर सिया अब तुम्हें लाइक नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है सबसे खास बात यह है कि मैं तुम्हारी हाइट की तो नहीं हूं, पर मैं इतनी छोटी भी नहीं हूं। हमारी मैचिंग परफेक्ट है। फराज ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रही हो। मोंगशान ने हंसते हुए कहा, वेल, तुम मेरी बातों को दिल से मत लगाना। अब इसके बाद मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगी, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ सिया के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। लीना ने नए प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, यह एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर USA में है। उन्हें चाइना मार्केट में एंट्री चाहिए। उन्हें क्रिएटिव लोग चाहिए। ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर योर व्यूज। एक कलीग ने कहा, लोकल मार्केटिंग फैमिली बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ज्यादा फैमिली स्टाइल में एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। दूसरे ने टोकते हुए कहा, इट्स नॉट क्रिएटिव।
ऑफिस आते समय मैं ऐसे कई सारे एड्स देखता हूं। लीना ने कहा, पुराने ख्यालात छोड़ो और कुछ क्रिएटिव सोचो। वो लोग यूएस के हेडक्वार्टर से आ रहे हैं। वो लोग क्रिएटिविटी पर ज्यादा जोर देंगे। चाइना के मार्केट में फैमिली स्टाइल में अप्रोच करना होगा। तुम्हारे पास कोई नया आइडिया नहीं है। तभी लीना की नजर खोई हुई सिया पर पड़ी। सिया, सिया तुम्हारा क्या कहना है? यू डोंट हैव टू गेट अप। सिया ने संभलते हुए अपना आइडिया दिया। सो सॉरी, क्या हम कंज्यूमर को धमकी दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, जब किसी फॉसिल एक्सिबिशन में आप एंजॉय कर रहे हो और डायनासोर की हड्डी आपके ऊपर गिर जाए। अगर माँ बाप के नजरिए से सोचिए, अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपके बच्चे आपको वहां से हटा देंगे। इंश्योरेंस बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो कंज्यूमर कमा रहे हैं, चाहे एक्सीडेंट हो या फिर ना हो। लीना को यह आइडिया बहुत पसंद आया। यह बहुत अच्छा आइडिया है। ओके लीना, कल सुबह तक तुम अपना प्रपोजल देने की कोशिश करो। ओके, डिसमिस। तभी सिया को उसकी दोस्त शाशा का फोन आया। हेलो शाशा, तुमने मुझे यूनिवर्सिटी वापस क्यों बुलाया? शाशा ने परेशान होकर कहा, काउंसलर तो आज पागल ही हो गया था। उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे कम थीसिस सबमिट किए हैं। फ्री हो तो जल्दी आ जाओ, वरना ग्रेजुएशन पे बुरा असर पड़ेगा। और वैसे भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। सिया ने पूछा, ऐसी क्या मिस्ट्री है? शाशा बोली, हाँ, जब हम मिलेंगे तब बात करेंगे। सिया ने कहा, ओके, मैं लीव लेने के लिए अप्लाई करती हूं। सिया ने लीना से इजाजत मांगी। मिस लीना, दोपहर के बाद थीसिस सबमिट करने के लिए मुझे लीव चाहिए। लीना ने नोटबुक लेते हुए कहा, ओके, पर ऐसे बार बार लीव मत लिया करो। जूजी एयर और तुम दोनों इंटर्न हो, पर वो बार बार लीव नहीं लेती। सिया ने कहा, हाँ, थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्सिटी के ओन्ड कैंपस में सिया की मुलाकात गौरव और उसकी सीनियर यूइंग से हुई। शाशा ने सिया से कहा, ओ हाँ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? एंड क्या बात है, बताओ। सिया ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वही गौरव यूइंग के थीसिस चेक कर रहा था। यूइंग ने कहा, मेरे थीसिस के फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके कंटेंट के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। तुम टीस करना बंद नहीं करोगे क्या? गौरव को देखकर सिया ने पूछा, आज आपकी छुट्टी है क्या? गौरव ने कहा, थीसिस प्रिंट करानी है। और तुम? ओल्ड कैंपस में तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था ना? मैं यहां किसी काम से आया हूं, और ये मेरी सीनियर है यूइंग। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं, हम पहले मिल चुके हैं, है ना? ये आपकी गर्लफ्रेंड है? यूइंग तुरंत बोली, गर्लफ्रेंड? तुम्हें कैसे पता? तुम बकवास बंद करो, तुम कंफ्यूज होकर बोल रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। गौरव ने बात संभाली, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे एक्सप्लेन करूं? मैंने लेक्चरर को बेवकूफ बनाया क्योंकि मैं सिया की हेल्प करना चाहता था, ताकि यह प्रोफेसर जियांग के एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाए। यूइंग ने राहत की सांस ली। तो इसका मतलब है तुम दोनों कपल नहीं हो? नहीं, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, थीसिस प्रिंट करवानी है ना तुम्हें? प्रिंटिंग शॉप पर सिया ने पैसे देने चाहे। थैंक यू, कितना हुआ? शॉपकीपर ने कहा, स्कैन करके पे कर दो, 50 पैसे हर पेज के। यूइंग ने कहा, रहने दो, मैं पे कर दूंगी। थैंक यू। गौरव ने थीसिस चेक करते हुए कहा, हो गया। यूइंग ने पूछा, तुम्हें इसमें कोई एरर दिखाई दिया क्या? देखो, गौरव ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने ही कैलकुलेशन किया है, गलती तो नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट। तभी प्रिंटर अटक गया। यूइंग बोली, ये काम नहीं कर रहा है। सिया ने कहा, रुको, मैं ट्राई करती हूं, लाओ मुझे दो। काम खत्म होने के बाद यूइंग ने विदा ली। हम लोग जा रहे हैं, हम फिर मिलते हैं, बाय बाय। सिया और गौरव भी आगे बढ़े। रास्ते में सिया परेशान लग रही थी। गौरव ने पूछा, परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? सिया ने कहा, कोई बात नहीं। तभी शाशा ने सिया से अकेले में कहा, अच्छा ये बताओ, तुम तो मुझे कुछ बात बताना चाहती थी ना? अब बातों को घुमा क्यों रही हो? शाशा ने शर्माते हुए कहा, मैंने फराज से कन्फेस कर लिया। सिया ने पूछा, अच्छा, उसने क्या कहा? शाशा उदास हो गई। उसे नहीं पता कैसे बोलते हैं, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? सिया ने कहा, नहीं। शाशा बोली, ऐसा लग रहा है तुम मुझसे नाराज हो। देखो, अगर मैं सच कहूं तो उस दिन उसने मुझसे कन्फेस किया था। सिया ने मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके, मैं जानती थी, सच में अच्छा है, मैं इनोसेंट हूं। शाशा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ पागल, पता नहीं क्यों लेकिन तुमसे सिंपैथी होने लगी है। फराज कैसा लड़का है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। सेम एज यू, उससे ब्रेकअप करने के बाद तुम किसी और के साथ सेटल हो रही हो। सिया ने हंसते हुए उसे पकड़ा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शाम को सिया अपनी सहेली वोंगशान के कमरे पर गई। वोंगशान पागलों की तरह अपनी थीसिस लिखने में जुटी थी।
सिया ने उसकी हालत देखकर कहा, वोंग, क्या हो गया है तुम्हें? वोंग शान ने कहा, मैं अपना थीसिस बना रही हूं। सिया चिल्लाई, माय गॉड, ओ माय गॉड, कितने समय से तुमने बाल नहीं धोए? वोंग शान ने कहा, जब से हम बीच से आए तब से। फिर उसने पूछा, सिया, क्या तुम मेरे लिए लंच मंगा सकती हो? सिया ने अपनी लाचारी जताई, पागल हो गई हो, मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली, रेंट भी मॉम दे रही है। वोंग शान ने कहा, गौरव ही तुमसे रेंट ले रहा है, कैसा इंसान है वो, मैं उसे देख लूंगी। सिया ने कहा, कोई बात नहीं। वोंग शान ने एक प्लान बनाया, तुम डिनर कराने के लिए मुझे घर लेकर चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। सिया ने मना किया, तुम हमेशा मेरे घर क्यों आना चाहती हो? वोंग शान बोली, मैं यहां से निकलना चाहती हूं। सिया ने कहा, नो वे, तुम नहीं आ सकती। वोंग शान ने चुनौती दी, मैं वहां एक दिन जरूर आऊंगी। तभी गौरव का फोन आया। हेलो, तुम घर आ रही हो क्या? मैं घर जा रहा हूं। सिया ने पूछा, इतनी जल्दी? गौरव ने बताया, मेरी मॉम आ रही है। सिया ने पूछा, कौन? गौरव ने कहा, मेरी मॉम तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहती है। सिया घबरा गई। ठीक है, मैं उन्हें बोल देती हूं। नहीं नहीं नहीं, पर वो मुझे ट्रीट क्यों देना चाहती है? मुझे इस बारे में नहीं पता है, उन्हीं से पूछ लेना। सिया ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं नहीं, चलती हूं, मैं चलती हूं। गौरव ने कहा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ओके? वोंग शान ने पूछा, क्या हुआ बताओ ना। सिया ने कहा, गौरव की मां आ रही है, वो मुझे ट्रीट देना चाहती है। वोंग शान हंसने लगी, तो क्या हुआ, जाओ ना। अपनी मदर इन लॉ से मिलने में इतनी परेशानी क्यों? सिया ने अपना सिर पकड़ लिया, शायद मुझे बड़े लोगों से मिलने का फोबिया है। रेस्टोरेंट में गौरव कुछ सर्च कर रहा था। सिया ने पूछा, क्या सर्च कर रहे हो तुम? लेट्स गो। गौरव ने कहा, आर यू श्योर? सिया बोली, वाई नॉट, आपकी मॉम यहां कब तक आएंगी? गौरव ने कहा, बहुत जल्दी। सिया ने डरते हुए पूछा, वो खतरनाक तो नहीं है ना, तुम्हारी मॉम की तरह? गौरव ने उसे देखा तो सिया ने बात संभाली, क्या हम लोग बाहर जाकर उनका इंतजार करें? रेड कारपेट लगाना है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बस रिलैक्स होना चाहती थी। तभी गौरव की मां आ गई। मॉम आ गई। गौरव की मां ने सिया को देखते ही प्यार से गले लगाया। हाय आंटी, मैं हूं सीटू सिया, तुम 1 जून की बेटी हो ना? कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मां पे गई हो। गौरव ने कहा, हाय मॉम, हम यहां ऐसे खड़े क्यों हैं? आओ चलो बैठते हैं। सिया ने आदर से कहा, चलो ना, आइए आंटी। टेबल पर बैठकर मां ने पूछा, कुछ ऑर्डर किया? गौरव ने कहा, अभी तो नहीं वेटर। मां ने मेन्यू देखकर कहा, आई लाइक अ ब्रेस्ट मीट प्लेटर। तुम सी फूड खाओगी, ओके? तो तुम्हारा फेवरेट मेंटिस प्रॉन यही है ना? गौरव ने तुरंत मां को रोका, तुम्हें तो इनसे एलर्जी है ना, ये वो नहीं जानती है। मां चौंक गई, क्या हुआ? गौरव ने कहा, मुझे प्रॉन से एलर्जी है। मां ने कहा, नहीं, वो जब तुम छोटे थे तो दादी खरीदती थी। गौरव ने कहा, छोटा था तब आप बिजी रहती थी। मां थोड़ी झेप गई, शायद मैं गलत हो सकती हूं, याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं फिश मंगवा दूं? गौरव ने कहा, यस, 1 फिश प्लीज। डिनर के बाद सिया ने कहा, ट्रीट के लिए थैंक यू, खाना कैसा लगा? मां ने कहा, बहुत अच्छा, दैट्स गुड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैंने अचानक डिनर पे बुला लिया। एक्चुअली मैं थोड़ी डरी हुई थी कि तुम उसके साथ अकेली रहती हो। हाँ गौरव, हमने इतना जल्दी अपना डिनर खत्म कर लिया है, तो क्यों ना घर जाके चाय पिए? गौरव ने तुरंत अपनी मां की योजना को टालते हुए कहा, मैं कैब बुक करवा चुका हूं। मां ने कहा, क्या तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकते? गौरव ने कहा, आपने कहा था कि आपको कहीं जाना है। मां ने बात संभालनी चाहिए, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं थी, पर मैं सोच रही थी। गौरव ने फोन देखते हुए कहा, कैब आ गई है, गाड़ी का नंबर आपको भेज देता हूं, घर पहुंच गए मुझे कॉल करिएगा, लेट्स गो। मां ने सिया से कहा, सी यू आंटी, अपना ध्यान रखिएगा। रास्ते में सिया ने गौरव से पूछा, तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना नहीं चाहती हूं, पर तुमने अपनी मॉम से ऐसे बात क्यों की? जब मैं छोटा था तो मॉम बहुत बिजी थी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? तुमने अपनी मॉम से इतने प्यार से कैसे बातें की? मैं भी चाहती हूं, मेरी मॉम बहुत बोलती है और हर बात पर एक्साइटेड हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुमने अपनी मां से कैसे डील किया, मुझे सिखा सकते हो? गौरव चुप रहा, उसके पास इस पारिवारिक दूरी का कोई आसान जवाब नहीं था। शनिवार की सुबह गौरव जल्दी जाग गया। सिया को देखकर उसने कहा, सैटरडे को इतनी जल्दी जाग गई तुम? मैं तो सरप्राइज हो गया। सिया ने कहा, ऐसा मत कहो, वोंग शान सुबह से फोन कर रही है,
वो यहां आना चाहते हैं। गौरव ने कहा, डोंट वरी, मैंने आने के लिए मना कर दिया। नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए अभी लाया हूं। सिया मुस्कुराई, मैं जानती हूं तुम्हें भीड़ पसंद नहीं है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। गौरव ने कहा, इतनी सुबह कौन आ सकता है, मैं जाके देखता हूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शाशा, वोंगशान और बाकी दोस्त चिल्लाए, सरप्राइज सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। सिया ने घबरा कर कहा, हमने डिसाइड किया था ना, हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे, अभी तुम लोग यहां से जाओ। वोंगशान ने अंदर आते हुए कहा, लेकर क्यों जा रही हो, हम लोग तो यहां पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, तुम्हारा रूममेट भी यही है। सिया ने फुसफुसाकर कहा, नो वे, गौरव को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, तुम लोग आ जाओ। सिया ने कहा, तुम इन लोगों की पावर के बारे में जानते नहीं, परेशान हो जाओगे। गौरव ने सिया से कहा, तुम्हारा बर्थडे है, झेल लूंगा। तभी सबने मिलकर सिया के सामने केक रखा और गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सिया, हैप्पी बर्थडे टू यू।